हम बात करने वाले हैं PT365 अपडेटेड के बारे में। 5 अप्रैल का ये है और यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशन का कवर कर लेंगे आज। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर होने हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहली न्यूज़ आ रही है वो है आपका इंडिया श्रीलंका से। इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया नेबरहुड में। सबसे पहले नेबरहुड में देखेंगे तो इंडिया ने अनाउंस करा है 1 बिलियन LOC टू श्रीलंका, जो कि पार्ट होगा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हेल्प करता है आइलैंड को नेशनल डील में। इकोनॉमिक क्राइसिस आप सभी को पता है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा सीवियर है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है जिसकी वजह से बहुत सारे मेजर लिए जा रहे हैं। जैसे शॉर्टेज हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की श्रीलंका में, जिसकी वजह से वो पावर कट्स हो रहे हैं, प्राइस स्पाइरल हो रहा है और शॉर्टेज हो रही है एसेंशियल आइटम की। 1 बिलियन LOC जो है की कॉम्पोनेंट है, 4 जो पिलर है हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन अरेंजमेंट का, जो बेसिकली 2 साइड्स को देखता है दिसंबर 2021 में। रीजंस क्या है श्रीलंका क्राइसिस के, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि डिफ़ॉल्ट है फॉरेन डेट पे जो चल रहा है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन डेप्ट है, डिप्लीट है मोस्ट ऑफ द श्रीलंकन फॉरेन रिजर्व। श्रीलंका की हाई डिपेंडेंसी इंपोर्ट है एसेंशियल आइटम जैसे शुगर हो गया, पल्सेस हो गया, सीरियल्स हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक मेल्टडाउन है। फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी है, जिसमें श्रीलंका फंसा हुआ है। ये चाइना ने जो मनी लैंडिंग वाली चीज़ कर रखी है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम्बनटोटा पोर्ट, और वो पे नहीं कर पा रहे उनको। ठीक है, हम्बनटोटा आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल साउथ में है। ठीक है, फिर आपका टूरिज़्म भी बहुत कम हो गया यहाँ पे, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से और ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से टूरिज़्म में कम आई है। फिर एग्रीकल्चर क्राइसिस भी बहुत है। 2020 में बैन आ चुका था केमिकल फर्टिलाइज़र पे, और स्विच कर रहे थे ये लोग आपका ऑर्गेनिक पे, जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आया इकॉनमी में, स्पेसिफिकली राइस और शुगर पे। और प्राइसेस इन्फ्लेशन भी है, जिसमें यूक्रेन और रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप कर रहा है प्राइस इन्फ्लेशन। वीक करेंसी है यहाँ पे। 2022 में श्रीलंका ने डिप्रिशिएट करा है मोर देन 50% जो है अगेंस्ट द US डॉलर, और 31.6% जो है अगेंस्ट इंडियन रुपीज़ है। इम्पैक्ट क्या है श्रीलंका क्राइसिस का इंडिया में? पहला है रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स हो चुका है रेफ्यूजी का इंडिया में, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है सप्लाई साइड शॉक और कंपटीशन लेबर मार्केट पे, और स्ट्रेन आ रखा है हेल्थ केयर सर्विसेज में, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी हो रखी है वेक्टर बॉर्न और इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये जो रेफ्यूजी कैंप है, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन है यहाँ पे। चाइना का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। श्रीलंका ने पूछा है, मांगा है बेसिकली 2.5 बिलियन एमरजेंसी एड चाइना से, क्योंकि थ्रेट है यहाँ पे, चाइना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर ट्रेड में ये डिस्ट्रप्शन आ रखा है कोलंबो पोर्ट में ऑपरेशंस में, जो इंडिया को वनरेबल बना रहा है और उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। इसके बाद राइज हो रखा है रिबेल ग्रुप्स में। तमिल रिबेल्स और डिसेंटेंट ग्रुप्स जैसे सिन्हालीज पॉपुलेशन है वो आर्म्स ले रहे हैं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और इसकी वजह से सिविल वॉर हो रखी है आइलैंड नेशन में। फिर आपका इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑनगोइंग क्राइसिस है, जिसकी वजह से थ्रेड आ रखा है इन्वेस्टमेंट में। ऑपरेशंस में मल्टीपल इंडियन कंपनीज में, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एयरटेल हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ रखा है रेवेन्यूज़ पे, उनकी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है इकोनॉमी को। फिर आपका एक्सटर्नल डेब्ट क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर रखा है नॉर्मल डेब्ट को, जो सर्विस कर रही है एक्सटर्नल पब्लिक डेट डिपेंडेंसी को, IMF को। यहाँ पे बेल आउट पैकेज भी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो रिजर्व है। एक्सटर्नल डेब्ट डिफ़ॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पोर्शन है कंट्री का डेब्ट वो बहुत ही बोरोड है फॉरेन लेंडर से, जैसे कमर्शियल बैंक्स है, गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो गवर्नमेंट बेसिकली फाइनेंस लेगी, एक्सेस एक्सपेंडिचर है, बिल्ड करती है एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिकवरी, नेशनल डिजास्टर, जो रिपे करता है प्रीवियस एक्सटर्नल डेब्ट को। जब एक नेशन फॉल होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल रिपेमेंट में है डेट पे, तो एक एक्सटर्नल डेट डिफ़ॉल्ट बुला जाता है। और एक्सटर्नल डेट का जो रिस्क होता है हाई होता है फॉर सॉवरेन डिफ़ॉल्ट, और ये पे बैक करेगा करेंसी में जहाँ पे वो बोरोड होता है। गवर्नमेंट इन्फ्लेटेड नहीं करती है, प्रिंट करती है उसकी खुद की वे में।
आप देखो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सटर्नल डेट जो है हायर रिस्क में है, सॉवरेन डिफ़ॉल्ट है जो पे करते हैं करेंसी में जो बोरोड करी जाती है, और गवर्नमेंट इसको इन्फ्लेट नहीं कर सकती ना इसको प्रिंट कर सकती है आउट ऑफ द डेथ। यूजुअली ये बेसिकली दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट की वजह से होता है, हाई डेथ बर्डन का होता है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या बैंकिंग क्राइसिस चल रहे होते हैं। तो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इंडिया श्रीलंका ने साइन करा MOU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जो सेटअप करता है 8 MRCC कोलंबो में। MRCC क्या है, एक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क है, UN का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है सी लेन्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्विफ्ट रिस्पॉन्स है, इमरजेंसी जैसे वेसल डिस्ट्रेस रेस्क्यू इवैक्यूएशन, लोगों का प्रिवेंशन कंटेन करता है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर जैसे ऑयल स्पिल हो गया। MRCC कोऑर्डिनेट करता है नेवी के साथ और कोस्ट गार्ड के साथ हर कंट्री में। इसके अलावा यहाँ नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन जो है, इंडिया और जापान है, इसके बारे में बात कर रहा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और जापान के उन्होंने एक हेल्ड करा है मीटिंग। 14 इंडियन जापान एनुअल समिट है, न्यू दिल्ली में हुई थी 2022 में। ये 70वीं एनिवर्सरी है जो इस्टेब्लिश करती है डेमोक्रेटिक रिलेशन को। इसमें इनिशिएटिव क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। पहला है क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये बेसिकली इंडियन जापान एनर्जी डायलॉग है जो इस्टेब्लिश होता है 2007 में। इसका मेन एम ये है कि ये अचीव करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एड्रेस करता है क्लाइमेट चेंज और इंश्योर करता है एनर्जी सिक्योरिटी को भी। JCM जो है जॉइंट ट्रेडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये इस्टेब्लिश करता है, इम्प्लीमेंट करता है। आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट का है रिलेटेड टू प्राइवेट कैपिटल फ्लो डेवलपिंग कंट्रीज़ का। आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का रिकग्नाइज़ करती है कुछ पार्टीज़ को जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो परस्यू करती है वॉलंटरी कोऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन नेशनल डिटरमिन कॉन्ट्रीब्यूशन का, जो अलाउ करता है हायर एम्बिशंस को, जो मिटिगेशन में करता है और अडैप्शन करता है एक्शंस को। फिर आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, दोनों कंट्रीज़ जो है साइन करी है MOU और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट जो डिसेंट्रलाइज डोमेस्टिक सी वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पर रहता है। इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। फिर आपका क्लाइमेट इनिशिएटिव की बात करें तो जापान ने ज्वाइन करा है इंडियन स्वीडिश क्लाइमेट इनिशिएटिव लेड ITK, जो प्रमोट करता है हैवी इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लेड IT क्या है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, जो एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, प्रमोट करता है लो कार्बन ट्रांजिशन, स्पेसिफिकली जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स जैसे आयरन स्टील हो गया, एलुमिनियम हो गया। फिर आपका आता है डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, दोनों साइड ने एग्री करा है कि ये लॉन्च करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, जिसमें ये बेसिकली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करता है, पॉसिबल फ्यूचर कोऑपरेशन की बात करता है, जो कनेक्टिविटी हेल्थ केयर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है, इनिशिएटिव जो स्ट्रेंथन करता है बैम्बू वैल्यू चेन की। फिर आपका सीट एट UNSC की बात करें तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने रिट्रेट करा है इंडिया सपोर्ट जापान कैंडिडेट का, जो नॉन परमानेंट सीट के रहते हैं UNSC में, और इसका टर्म जो होता है 2023 से 2024 तक का रहता है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जापान जो है इन्वेस्ट करेगा 3.2 लाख करोड़ इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स में। दोनों साइड काम कर रहे हैं वन टीम वन प्रोजेक्ट में, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर पे। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे MOC साइन हुआ है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। फिर आपका इंडिया जापान रिलेशन आप सभी को बता दूँ कि मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी हो रखी है, क्वाड G20 G4 में है ही, जो बेसिकली पीस सिक्योरिटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन या की बात करें तो इंडिया जो जापान के साथ है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जापान लार्जेस्ट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस पार्टनर है इंडिया के लिए। 2011 में दोनों कंट्री ने साइन करा है SEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो बेसिकली बायलैटरल ट्रेड पे देखता है। इंडिया जापान ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रखा है। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करूँ तो दोनों कंट्रीज इंगेज है बायलैटरल एक्सरसाइज, जैसे धर्मा गार्डन हो गया आर्मी का, सिन्यू मैत्री हो गया एयरफोर्स के लिए, JMAX हो गया नेवी के लिए। 2015 से ही मालाबार एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई है जापान ने, वो एक परमानेंट पार्टिसिपेंट बन चुका है इंडिया के साथ और US के साथ। जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन करा है एक्विजिशन और क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जो एक्सचेंज करता है सप्लाई और सर्विसेज बायलैटरल एक्सरसाइज के लिए, ट्रेनिंग के लिए, UN पीस स्पीकिंग ऑपरेशन और जितने ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी। इसके अलावा जो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन है जिसमें जापान वेलकम करता है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, वो भी है IPO। ये काउंटर करता है चाइना की डोमिनेंट सप्लाई चेन इंडो पैसिफिक रीजन में। दोनों जो कंट्रीज़ है उन्होंने लॉन्च करा है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात करें तो दोनों कंट्री ने साइन करा है एक रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक चाइना के BRI को काउंटर करने के लिए।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। हिस्टोरिकल टाइज की बात करें तो जापान और इंडिया का 6th सेंचुरी से माना जाता है कि है। बुद्धिज़्म जो है इंट्रोड्यूस हुआ था जापान में 6th सेंचुरी में। फिर आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनने हेल्ड करी थी सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट। दोनों कंट्रीज ने एग्री करा था कि वो इस्टेब्लिश करते हैं एनुअल समिट बाय बिटवीन पीएम एंड ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंडर जो इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट वर्चुअल समिट 2020 में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टमेंट ये है, कोलैबोरेशन है क्लीन एनर्जी स्पेस इनोवेशन में। दोनों कंट्री का एम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होगा। इस समिट में पीएम ने थैंक्स करा है काउंटर पार्ट में जो उनने रिटर्न करें 29 एंशिएंट आर्टिफैक्ट इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने जो करें, जो कि आपका चोला ब्रॉन्जेस के हैं 11th-12th सेंचुरी के हैं जैन स्कल्पचर राजस्थान से, और 12th और 13th सेंचुरी के स्टैंडस्टोन है गोल्ड गॉडेस माई सासुर मरीदिनी गुजरात से। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो एरिया कोऑपरेशन है जियो स्ट्रैटेजिक है। दोनों कंट्री ने कॉमन इंटरेस्ट शेयर करा है फ्री ओपन इंक्लूसिव प्रॉस्पर इंडो पैसिफिक और जितने भी मेंबर्स हैं क्वाड के। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का है बायलैटरल ट्रेड जो है 12.3 बिलियन का है 2020-21 में, वाइल जो टोटल वैल्यू है 2 वे में है एफडीआई के वैल्यू जो है उसका 1.04 बिलियन का है 2020 में। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जॉइंट डिक्लेरेशन है सिक्योरिटी कोऑपरेशन में, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, ऑक्सी इंडेक्स हो गया, ऑस्ट्रा हिंद हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ECTA जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया एलिमिनेट करता है टैरिफ मोर देन 85% ऑस्ट्रेलियन गुड्स के जो एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया में, कवर करते हैं 91% एक्सपोर्ट्स वैल्यू के जो 10 ईयर्स पे रहते हैं, प्रोवाइड करता है ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस 96% का इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें शिपमेंट आती है और बड़े सारे की सेक्टर्स आते हैं जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स है, जेम्स है, ज्वेलरीज है, टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर है। ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस जो इंडियन गुड्स को मिलता है वो एक्सपैंड होगा 100% ओवर 5 ईयर्स। इंडिया ग्रेजुएट होगा फ्रॉम स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है ग्रांट इसका एक्सटेंड होगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज़ का। ऑस्ट्रेलिया ने एग्री करा है, अमेंड करते हैं डोमेस्टिक टैक्स लॉ को, सॉल्व करते हैं टैक्सेशन ऑफशोर इनकम जो इंडियन फर्म्स का है, प्रोवाइड करता है टेक्निकल सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया सेंट्रल एशियन रशिया की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं जो 24 फेब से स्टार्ट होता है। रशिया यूक्रेन जो है वायलेंट हो रखे हैं, आप सभी को पता है। जो नंबर ऑफ़ रेफ्यूजी जो हैं यूक्रेन से वो 11.4 मिलियन है विद इंक्रीजिंग सैंक्शन ऑन रशिया। ठीक है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं आजकल, आप देख सकते हो। यूक्रेन और प्रेजेंट रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो इनका जो टाइज़ है 1700 से था, जब कैथरीन द ग्रेट थे जो लास्ट रेन थे एम्प्रेस ऑफ रशिया, उनने बेसिकली जो प्रेजेंट यूक्रेन टेरिटरी को है उसको रशिया के एम्पायर के अंडर लाया था। फिर एक ऑटोनॉमस पीरियड आया था 1970 से लेकर 20 तक जहाँ पे यूक्रेन जो है सोवियत यूनियन का पार्ट हो गया था। उस टाइम पे सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था, रशिया नहीं था। 1991 में जब सोवियत यूनियन क्लैप्स हुआ फिर आपका रशिया आया और यहाँ पे यूक्रेन भी स्प्लिट हो गया बाय यहाँ पे प्रेजेंट डे आप देख सकते हो 3 यहाँ पे पॉइंट्स पे अटेम्प्ट्स बाय यूक्रेन की एंड करे कल्चरल टाइज रशिया के साथ, प्रोटेक्ट करे ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस जो यूक्रेन का है। फिर आपका यहाँ पे ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो नेटो का है असवाइल सोवियत यूनियन रीजन में यूक्रेन जो एक मेजर टेरिटरी है रशिया का, डायरेक्ट नेटो की तरफ यहाँ पे फेस ऑफ होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैप पे भी रशिया और यूक्रेन कितने कितने पास है। अगर यूक्रेन रशिया के नेटो के पास चला जाता है तो फिर कितनी दिक्कत होती है। डोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन, तो प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे रशिया के पास जो है लुहांस्क और ये आपका लुहांस्क, तो इसको डोनबास बोला जाता है कलेक्टिवली। ये बेसिकली कोल माइनिंग इसकी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और स्टील प्रोडक्शन की है। इसके अलावा यहाँ पे यूक्रेन का बिगेस्ट पोर्ट भी है अजोव सी के पास मारिपोल में, आप देख सकते हो बिल्कुल टिप पे है मैप पे। कैरोसोन यूक्रेन में एक जगह है दिनापर रिवर पे जो फ्लो करती है ब्लैक सी में।
ठीक है, ये इस पे ये रिवर इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सिटी कौन सी है जो प्रोवाइड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जो इकोनॉमिक ट्रेड रूट प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं कि यूक्रेन ने काउंटर अटैक करे इस मैप पे जो आपको वाइट कलर के दिखते हैं। रशिया का मिलिट्री कंट्रोल इन जगह पे है। रशिया ने एडवांस कराया दोनस्ताक और लुसैंक पे भी, और 2014 में इन्हें क्रीमिया को अनेक्स करा था, सभी को पता है वो। इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ और डेवलपमेंट क्या है, नेटो मेंबरशिप, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है कॉन्सेंसस नेटो के मेंबर्स में कि एप्लीकेंट कंट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा मेंबरशिप एक्शन प्लान, जो कि एक प्रिपरेटरी स्टेज होगा। नेटो ने एक अमेंडमेंट करा है जो इनवाइट करता है पार्टी को जो वाशिंगटन ट्रीटी में है, जिसको नेटो ट्रीटी बुलाता है। जो नए मेंबर होंगे उनको एसीड करनी पड़ेगी नेटो की ट्रीटी। मेंबरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होनी चाहिए माइनॉरिटी पॉपुलेशन की अच्छे से। इसके अलावा नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज़ है, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है और एक यूरेशियन कंट्री है। नेटो स्टैब्लिश हुआ था 1949 में यूएस के द्वारा, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। इसका एम है कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं। इसके अलावा मेजर नॉन नेटो अलाय कौन है, यूएस ने डेजिग्नेट करा है कतर को एज अ MNNA, मेजर नॉन नेटो अलाय। तो ये नेशन जो MNNA के है ये एलिजिबल है अमंग अदर नेशन। इसमें होस्ट यूएस वॉर रिजर्व स्टॉक पाइज है मटेरियल जो उसके अंदर रहता है। इसके अलावा वाइल MNNA जो है स्टेटस जो प्रोवाइड करता है मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेज, ये इंटेल नहीं करता कोई भी सिक्योरिटी कमिटमेंट जो भी डेजिग्नेटेड कंट्री के साथ है। इंडिया नहीं है इसका पार्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट है मिन्स्क एग्रीमेंट एंड 2। ये एग्रीमेंट बेसिकली पीस सेटलमेंट है यूक्रेन और रशिया की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है मिन्स्क एग्रीमेंट। फिर ये नाम जो हुआ है बेलारूसियन कैपिटल के नाम दिया है। बेलारूस का जो कैपिटल है वो मिन्स्क है, जहाँ पे एग्रीमेंट पहला सेटल हुआ था। तो मिन्स्क 1 हुआ था, मिन्स्क 2 हुआ था। मिन्स्क 1 2014 में हुआ था, एक 12 पॉइंट का सीज फायर हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के बीच में। प्रो रशियन लीडर्स जो है वो डोनास्क और लुशैंक्स में जो बेलारूस में, हाउएवर ये स्टैंड नहीं हुआ। तो जो दूसरा हुआ था जिसको नॉर्मैंडी 4 बोला जाता है, 2015 में हुआ था, 1 साल बाद हुआ था, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन रशिया के बीच में, जब मिन्स्क 1 फेल हुआ था तो मिन्स्क 2 हुआ था। जेनेवा कन्वेंशन और रशिया यूक्रेन वॉर का क्या हिसाब है, यहाँ पे रशिया के ट्रूप्स जो है उन्हें एक्यूज़ करा है वायलेटिंग जेनेवा कन्वेंशन ऑनगोइंग वॉर में। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन एक 4 ट्रीटीज़ है 1949 में आई थी, 3 जो प्रोटोकॉल्स है इसमें ऐड करे गए। पहले जो थे वो फॉर्मलाइज हुए थे 1977 में, थर्ड 2005 में, और बाद में कोडिफाई हुए थे जो एक्सेप्ट होते हैं एथिकल और लीगल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट के लिए जो इम्पैक्ट करते हैं ऑनगोइंग वॉर के। जेनेवा कन्वेंशन ने रेटिफाई करा है 196 स्टेट्स को, जिसमें यूएन मेंबर्स स्टेट भी आते हैं। 3 प्रोटोकॉल जो है यहाँ रेटिफाई करा था 174, 169 और 79 स्टेट्स ने रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वॉर क्या क्या होता है, पहला है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है वुंडेड और सिक सोल्जर्स लैंड ड्यूरिंग वॉर पे। फिर ये एक्सटेंड करता है मेडिसिनल और रिलीजियस पर्सनल मेडिकल यूनिट और या मेडिकल ट्रांसपोर्ट। सेकंड है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है वुंडेड सिक एंड सिक रेड मिलिट्री पर्सन सी में जो कि वॉर के दौरान है। ऑल्सो एक्सटेंड करता है हॉस्पिटल शिप्स पे और मेडिसिनल ट्रांसपोर्ट में बाय सी। तीसरा क्या है, अप्लाई करता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसमें एक वाइड रेंज होती है जनरल प्रोटेक्शंस का, जिसमें ह्यूमन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। फोर्थ है प्रोटेक्ट करता है सिविलियन को जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। फिर तीसरा 3 एडिशनल प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल 1 प्रोटोकॉल 2 जो है स्ट्रेंथन करता है प्रोटेक्शन विक्टिम्स के इंटरनेशनल में, प्रोटोकॉल 1, और नॉन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल 2 आर्म कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे लिमिट लगाते हैं वॉर पे। प्रोटोकॉल 3 में एक क्रिएट करते हैं एडिशनल एम्बलम, उसमें रेड क्रिस्टल भी आता है जो कि सेम इंटरनेशनल स्टेटस है रेड क्रॉस का और रेड क्रिसेंट इनेबल्स का एम्बलम्स का, सॉरी। इसके अलावा वॉर क्राइम्स की बात करें तो आईसीसी ने अनाउंस करा एक इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल वॉर क्राइम्स में यूक्रेन में जो है। वॉर क्राइम्स क्या है, एक सीरियस वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का और ह्यूमैनिटेरियन लॉज का,
कॉन्फ्लिक्ट में, और ये जेनेवा कन्वेंशन में भी मेंशन है 1949 में। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, हॉस्टेज बनाना, किसी को मारना या बच्चों को फाइट करवाना वॉर में। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो है 3 प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि एक इंडिविजुअल या मिलिट्री ने कमिट करा है वॉर क्राइम। पहला है प्रोपोर्शनैलिटी, कि जो प्रोहिबिट करता है आर्म्स को रिस्पॉन्ड करता है अटैक एक्सेस वायलेंस में। सेकंड है प्रिकॉशन, जो रिक्वायर करता है पार्टीज़ को कि अवॉइड करे, मिनिमाइज़ करे हार्म सिविलियन पॉपुलेशन को। फिर है डिस्टिंक्शन, जो डिस्टिंक्शन करता है सिविलियन और बेलिंग्रेंट पॉपुलेशन में। इसके अलावा आईसीसी ने एक इन्वेस्टिगेशन की बोला था जो उसमें क्राइम हुए थे, ये तो हमें पता है वॉर क्राइम जो है। आईसीसी क्या है, एक लास्ट रिजॉर्ट है फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स, जो जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को देखते हैं। और ये बेसिकली रोम स्टैचू के गवर्न होता है, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। वर्ल्ड की पहली परमानेंट आईसीसी यहीं बनी थी, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल। ये पार्ट नहीं है यूएन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेडक्वार्टर्स हेग में, नेदरलैंड में, और यहाँ पे टेम्पररी फील्ड ऑफिस भी हैं इस एरिया में जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होती है। इंडिया ने ना ही तो साइन करी है, ना रेक्टिफाई करी है रोम स्टैचू को आईसीसी के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन कौन कौन से। बीम्सटेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलैटरल सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो 5th समिट हुआ था यहाँ पे रीजनल ग्रुपिंग का है। बीम्सटेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो वर्चुअली हेल्ड हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में हुआ था ये। इसमें आउटकम जो आप देख सकते हो, अडॉप्ट करता है, साइन करता है बीम्सटेक चार्टर को, रिप्रेजेंट करता है बीम्सटेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लीगल पर्सनालिटी होती है। ये ग्रुपिंग देखती है अपने आप को, और ये नॉट अ सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूट करती है, रिड्यूस करती है नंबर ऑफ सेक्टर्स और कोऑपरेशन जो होते हैं फ्रॉम 14 टू मेयर 7। हर मेंबर्स सर्व करेगा एक लीड फॉर सेक्टर। अडॉप्ट करता है मास्टर प्लान, जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को देखता है, एप्लीकेबिलिटी 2018-2028 में है। जो ले डाउन करता है गाइडेंस फ्रेमवर्क कनेक्टिविटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ का इस रीजन में फ्यूचर में। 3 एग्रीमेंट जो साइन करे गए थे बीम्सटेक के, वो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है क्रिमिनल मैटर्स पे। बीम्सटेक मेमोरेंडम भी यहाँ पे हुआ था अंडरस्टैंडिंग का। म्यूचुअल कोऑपरेशन में होता है इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग। मेमोरेंडम एसोसिएशन जो है इस्टेब्लिश करता है बीम्सटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटीज़ को। बीम्सटेक एक इंटर रीजनल ग्रुपिंग है जो बेसिकली बढ़ाता है आपका रीजनल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इट्स 7 नेशंस। एक लिटोरल और एडजेसेंट एरियाज है बे ऑफ बंगाल के, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बंगाल, श्रीलंका, भूटान। बीओबी जो है रीजन इम्पॉर्टेंट है कि ये होमेज देता है 1.68 बिलियन लोगों को, और जो अकाउंटिंग है वो 22% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। यहाँ पे कंबाइंड जीडीपी जो है 3.7 ट्रिलियन की है। इसके अलावा बीम्सटेक के प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करते हैं सॉवरन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनेशनल अफेयर्स में, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम म्यूचुअल बेनिफिट जैसी चीज़ें होती है इसमें। कोऑपरेशन जो बीम्सटेक के साथ होते हैं वो एडिशन में होते हैं, और यहाँ पे कोई सब्सिट्यूट बायलैटरल, रीजनल और मल्टी लैटरल अब कोऑपरेशन नहीं होते जो इन्वॉल्व करते हैं मेंबर स्टेट्स को। बीम्सटेक की बात करें वो क्रिएट करता है इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, और एक्सप्लोरेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस जॉइंट वेंचर के थ्रू। ये प्रमोट करता है एक्टिव कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस जो मैटर्स पर रहते हैं कॉमन इंटरेस्ट के, प्रोवाइड करता है असिस्टेंट हर दूसरे को जो फॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग, रिसर्च फैसिलिटीज, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल स्पेयर्स में। कोऑपरेट करता है इफेक्टिवली जॉइंट एफर्ट्स में, जो सपोर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में या मेंबर स्टेट्स में। मेंटेन करता है क्लोज बेनिफिशियल कोऑपरेशन जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे। जो आप देख सकते हैं माइलस्टोन जो है 1997 में ये फाउंड हुआ था। पहले 20 ईसी था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो बैंकॉक में फाउंड हुआ था, जून में हुआ था ये। फिर दिसंबर में आपका इसको रीनेम कर दिया था जब म्यांमार ने इसको ज्वाइन करा था, बीम्सटेक, ठीक है। फिर फर्स्ट समिट 2004 में हुई थी जुलाई के महीने में, और ये बैंकॉक में हुई थी। भूटान और नेपाल उस टाइम पे ज्वाइन हो गए थे। 4 साल बाद नवंबर 2008 में फिर सेकेंड समिट होती है। फिर आपका 2010 में फेब के महीने में पहली मीटिंग होती है बीम्सटेक नेटवर्क की, थिंक टैंक की।
फिर 4 साल बाद आपका यहाँ पे थर्ड समिट होती है नायपित्या, ठीक है। फिर सितंबर में सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइज ऑफिशियली इनाग्रेट होता है ढाका में। फिर 2 साल बाद आपका फर्स्ट बीमस्टेक लीडर्स जो है वो रिट्रीट करते हैं गोवा में। उसके बाद बीमस्टेक आउटरीच का समिट होता है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। 2 साल बाद अगस्त में यहाँ पे फोर्थ समिट होता है जो नेपाल में हेल्ड होता है। इसके अलावा इकोसॉक की बात करें तो इंडिया ने इलेक्ट करा है 4 यूएन के इकोसॉक बॉडीज़ को। इकोसॉक क्या है, एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल है यूएन सिस्टम के, जो इस्टेब्लिश हुए थे यूएन चार्टर के अंदर 1945 में। ये 54 मेंबर इकोसॉक जो है एक हार्ट है यूएन सिस्टम का, जो एडवांस करता है 3 डायमेंशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल। ये इलेक्ट हुआ था जनरल असेंबली के द्वारा। इंडिया ने इलेक्ट करा था यूएन इकोसॉक। इसका टर्म जो था 2022 से 24 तक का था। लास्ट ईयर एशिया पैसिफिक कैटेगरी जो अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, ओमान है उसमें भी था। 4 बॉडीज़ जो इकोसॉक की है, एक तो है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, जो बेसिकली एडवाइस करती है इकोसॉक सोशल पॉलिसीज़ में, जो कि एक जनरल कैरेक्टर होता है, और ये पर्टिकुलर जितने भी मैटर्स है सोशल फील्ड के वो कवर्ड नहीं होते बाय स्पेशलाइज्ड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी। कमिटी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कंसिडरेशन जो एप्लीकेशन होगा वो कंसल्टेटिव स्टेटस देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं रिक्लासिफिकेशन जो एनजीओ ने सबमिट करें, और कंसिडर करता है आपका क्वाड्रिएनल रिपोर्ट्स जो एनजीओ सबमिट करता है। फिर आपका CSTD जो है कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट जो है एक एनुअल इंटर गवर्नमेंटल फोरम होल्ड करता है, जो डिस्कस करता है टाइमली और पर्टिनेंट इशू जो अफेक्ट करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। कमीशन या कमेटी जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात करें तो ये मॉनिटर करता है इंटरनेशनल कोवेलेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स जो कि स्टेट पार्टीज़ करती है। फिर ITO जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इंडिया सिक्योर करता है लीडरशिप पोजीशन ITO काउंसिल में, जो कि स्टैंडिंग कमेटी है एडमिनिस्ट्रेशन में। मैनेजमेंट में साइन करते हैं एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, जो कि इस्टेब्लिश करते हैं एक एरिया ऑफिस इनोवेशन सेंटर ऑफ ITO। एरिया ऑफिस जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है कि वो इम्पल्स देगा R&D को, टेक्नोलॉजिकल जो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे साउथ एशिया में। ITO क्या है, ITO एक UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मेंबरशिप इसमें मेंबर स्टेट भी आती है, यूनिवर्सिटीज़ भी आती है, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी आती है। 1865 में आया था, और ये बेसिकली इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क में। ITO बेसिकली ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम के दिखता है और सैटेलाइट ऑर्बिट्स पे दिखता है। ये डेवलप करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो इंश्योर करते हैं नेटवर्क्स को टेक्नोलॉजिकली सीमलेसली इंटरकनेक्टेड है। स्ट्राइव करता है, इम्प्रूव करता है एक्सेस टू ICT जो कि अनसर्व्ड कम्युनिटीज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड दिखता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक कोऑपरेशन है OIC के जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये हिट हुआ था OIC फॉर इनवाइटिंग हुर्रियत चीफ जो अटेंड करते हैं फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इस्लामाबाद में। OIC एक सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है UN के बाद। ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है मुस्लिम वर्ड्स के राइट को, और ये बेसिकली इंटरनेशनल पीस हार्मनी की बात करता है पेपर्स पे। मेंबर्स जो है इसके 57 स्टेट्स है। हेडक्वार्टर्स जदेयू सऊदी अरेबिया में है, और इंडिया मेंबर नहीं है ऑब्वियसली। इसके अलावा अरब लीग की बात करें तो लीग ऑफ अरब स्टेट्स जो है UNSC की मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल आउट करा था ग्रेटर पॉलिसी अलाइनमेंट जो UN और लास के बीच में होनी चाहिए, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। तो लास क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है IGO, जो कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिपेंडेंट अफ्रीकन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो बेसिकली अरब या अरबिक स्पीकिंग पॉपुलेशन है। बेसिकली स्ट्रेंथन करते हैं टाइज जो मेंबर स्टेट्स के होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को और प्रमोट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को। 1945 में आया था, कायरो जो है इजिप्ट में है। इंडिया US की बात करें तो ये 4th एनुअल US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग था जो वाशिंगटन DC में हुआ था। 2+2 यहाँ पे एक फॉर्मेट है मीटिंग का, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स जो इंडिया के हैं और एलिसेंस स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज़ के भी हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन हुआ था, मिनिस्टर्स जो हैं यहाँ पे
इंडिया के को होस्ट देखते हैं इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस जो है आईपैक, और इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार जो है 2023 में है। 12th मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग हुई थी इंडियन यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम में। रिन्यू करता है वर्किंग ग्रुप डिस्कशन जो एक्सपेंड करता है बायलैटरल ट्रेड को, रिमूव करता है मार्केट एक्सेस और इम्प्रूव करता है ईज ऑफ बिजनेस को। स्पेस की बात करें तो एमओयू साइन हुआ था स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, और प्रोटेक्ट करता है सैटेलाइट दो कंट्रीज़ के बीच में। डिस्कस करता है नासा इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रेडार को, जो कि बेसिकली प्लान करते हैं इंडिया के लिए। फिर यहाँ पे न्यू डिफेंस डोमेन जो है डीपन करता है कोलैबोरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इंडिया यूएस जॉइंट टेक्निकल ग्रुप है और ये इवॉल्व करता है न्यू डिफेंस डोमेन जिसमें स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर जैसी चीज़ें आती हैं। कोऑर्डिनेशन होता है डिफेंस, साइबर और स्पेशल फोर्सेस में, जिसमें दिमाग भी है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। फिर ये रिवाइटलाइज करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, इसमें जॉइंट प्रोजेक्ट भी है एडवांस इमर्जिंग क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे। इंडिया यूएस एडवांस करते हैं क्वांटम साइंस, बायोटेक और चिप्स पे। ग्लोबल हेल्थ की बात करें एक्सपेंशन होता है यूएसएआईडी जो सपोर्ट करता है कोविड-19 लर्निंग को। इंडिया की यूएस मेजर अग्रीमेंट की बात करें तो 2019 में काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव है, 2012 में डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव है, 2015 में फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप है, 2015 में जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन है। फिर 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट है। फिर 2016 में फ्रेमवर्क फॉर यूएस होना चाहिए। 2018 में कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है, 2019 में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स है, और 2020 में बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया फ्रांस ने साइन करा है इंडिया के साथ एक रोड मैप ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस करता है बायलैटरल एक्सचेंज ब्लू इकोनॉमी में, और एक कॉमन विजन लाता है ओशन गवर्नेंस पे जो बेसिकली रूल ऑफ लॉ पे होती है। कोऑपरेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और रेजिलेंट लाता है कोस्टल और वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेटअप करता है इंडिया फ्रांस की पार्टनरशिप जो ब्लू इकोनॉमी पे है, ओशन गवर्नेंस पे। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ऑर्गेनाइज करता है एनुअल बायलैटरल डायलॉग जो कि व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं प्रायोरिटीज़ में, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं ऑन गोइंग और फ्यूचर कोऑपरेशन। इकोनॉमिक की बात करें तो ये ब्लू इकोनॉमी को एक प्रायोरिटी देती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्सचेंज को। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोऑपरेशन लाता है सस्टेनेबिलिटी में, रेजिलेंट कोस्टल वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। साइंटिफिक और एकेडमिक में की बात करें तो रिसर्च का आता है मरीन साइंस में। टेक्नोलॉजी में जो मॉनिटर करता है प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी। फिर आपका इंडिया फ्रांस मेजर एरियाज जो कोऑपरेशन का है, इंडिया ने परचेज़ करा राफेल एयरक्राफ्ट और साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट जो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स के लिए फ्रांस से ही साइन करा है, इम्पोर्टेंट है। स्पेस की बात करें तो ये एक अग्रीमेंट भी साइन करा है जो कोऑपरेशन लाता है इंडिया का पहला सब स्पेस मिशन गगनयान। ठीक है, और सिविल न्यूक्लियर की बात करें तो दोनों ने 2008 में साइन कर रखी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया यूएई की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा साइन करा है। कंक्लूजन क्या है, इंडिया और यूएई एम कर रहे हैं कि वो बायलैटरल गुड्स को इंक्रीज़ करेंगे ओवर नेक्स्ट 5 to 100 बिलियन। 90% जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया का यूएई में होता था, इसमें वो ज़ीरो ड्यूटी अट्रैक्ट करता था, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा इस एग्रीमेंट में। और ये ऑब्लिगेशन है यूएई को कि ऑफ़र करे 1.4 मिलियन वर्क वीज़ास हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स को जो इंडिया से होंगे, और एक स्टैंडर्ड आरओ रूल्स ऑफ ओरिजिन यहाँ पे होगा जो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है सब्सटैंशियल प्रोसेसिंग जो वैल्यू की होती है वो अप टू 40%। आरओ बेसिकली डिटरमाइन करता है अगर प्रोडक्ट्स एलिजिबल है ड्यूटी फ्री या रिड्यूस करते हैं ड्यूटी अंडर एफटीए रूल्स। यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें बायलैटरल ट्रेड 2019-2020 की वैल्यू अगर बात करें तो 59 बिलियन है, मतलब अच्छी खासी है। इंडिया का रैंक जो है यूएई नंबर 1 पे है ट्रेडिंग नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स में, और वो 14% अकाउंट करता है यूएई का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो ग्लोबली। वियतनाम की बात करें, इंडिया वियतनाम का रूट्स जो है बुद्धिज़्म से भी ज़्यादा पुराना है। बुद्धिज़्म और जो लिबरेशन है कॉमन चीज़ थी वियतनाम के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। 50th एनिवर्सरी है बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज का। बुद्धिस्ट मॉन्ग जैसे महाजवाका और
कल्याण कुराई जो है वो इस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पे वियतनाम में 2nd सेंचुरी BC में। महात्मा गांधी और हो ची मुन जो है फादर ऑफ नेशन इन इंडिया है, और वियतनाम में हो ची मिन है, ठीक है, जो हीरोइक स्ट्रगल की बात करते हैं। फिर बांग्लादेश की तरफ बढ़ते हैं। इंडो बांग्लादेश पोर्टल रूट जो है IBPR ब्रह्मपुत्रा को एक्सेस मतलब वो कनेक्ट हो गई है गंगा के साथ वाया IBPR इंडियो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज ने सक्सेसफुली ये चीज़ कर ली है, कंडक्ट कर लिया। माइडन जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, वॉच ऑफ फूड ग्रेन्स जो इनलैंड के थ्रू वाटरवेज के थ्रू जॉइंट होंगे, कवर करता है नेशनल वाटरवेज। एक रिवर जो होगी गंगा और 2 ब्रह्मपुत्रा की रिवर जो है रूट कराए। IBP रूट क्या है? बेसिकली इनलैंड वाटर ट्रांजिट ट्रेड है जो साइन हुआ था 1972 में, और ये बेसिकली वेसल होता है एक कंट्री का जो ट्रांजिट करते हैं दूसरी स्पेसिफिक रूट्स पे खुद दूसरी कंट्री पे। रिन्यू हुआ था 2015 में 5 सालों के लिए। इसमें प्रोविज़न ये था कि ऑटोमेटिक रिन्यूएबल होगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। करंटली जो ओवरऑल एम्बिट है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, करंटली यहाँ पे 10 प्रोटोकॉल रूट्स है जिसमें 11 प्रोटोकॉल जो है हर साइड पे है। इसके अलावा ट्रायलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है DDC फंड, जो बेसिकली इन्वॉल्व करता है प्राइवेट सेक्टर्स को और इस स्टेट सपोर्ट करता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट को इंडो पैसिफिक रीजन में। इसका एम जो है ऑल्टरनेटिव देता है चाइनीज़ डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल को, जो बेसिकली पुश करता है डेवलपिंग वर्ल्ड को डेप्थ ट्रैप में। फिर इंडियाज़ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप की बात करें तो ये लॉन्च करा है UK के साथ, जो प्रोवाइड करता है टेम्पलेट जो यूज़ करता है TDC फंड ट्रायलैटरल प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें अदर कंट्रीज भी आते हैं जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस और EU आते हैं। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है GIP वो चैनलाइज करता है थ्रू TDC फंड। रीसेंट डायलॉग की बात करें 2022 तो एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है जो कमिटेड है एड्रेस करता है मोस्ट चैलेंजिंग इशूज़ जो फेस करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी। ये न्यू दिल्ली में हुआ था 2016 में। इसके अलावा ये अपना जो नाम लेता है राइजन हिल से लेता है, जो कि सीट है इंडियन गवर्नमेंट की। ये होस्ट हुआ था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक की, कोलैबोरेशन करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और ये इमर्ज होती है इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली ग्लोबल लीडर्स को देखती है पॉलिसी, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है IMGC जो है CG जो है, ये पहली मीटिंग हुई थी इसकी इंडिया की नेबरहुड आउटरीच में, जो कि कन्वे करी थी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी में। ऑल कंट्रीज़ जो है सार्की और म्यांमार की वो इंक्लूड हुई थी। इसका जो फोकस है वो कंस्ट्रक्शन करता है क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हांस करता है ट्रेड नेपाल के साथ, एक्सपैंड करता है रेलवेज कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ, एड्रेस करता है स्पेशल नीड्स जो भूटान मालदीव्स की है। बिसाइड ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देता है अफगानिस्तान और म्यांमार। फिशरी का जो भी इशू है श्रीलंका के साथ भी है। यहाँ पे IMCG जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये सेटअप करता है एक हाई लेवल मैकेनिज़्म जो कि मेन स्ट्रीम करता है इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। IMCG जो है सपोर्ट करता है बाय इंटर मिनिस्ट्रियल जॉइंट टास्क फोर्सेस, जो कन्वे होता है बाय कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी MEA। और IMCG जो है इम्प्रूव करता है इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस गवर्नमेंट और प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शन जो कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। इसका एम है प्रमोट करता है बेटर कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्गर इंटरलिंकेज और ग्रेटर पीपल टू पीपल कनेक्ट इंडिया रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। फिर आपका कफाला है। कफाला सिस्टम यह होस्ट कर रहा है आपका 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, जो कि कतर ऑर्गेनाइज कर रहा है, और पर ये कंडेम हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट जो करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स का। ठीक है, कफाला सिस्टम क्या है, बड़े सारे मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ है जैसे कतर है वो फॉलो करता है कफाला सिस्टम। कफाला में एक स्पॉन्सरशिप सिस्टम होता है जो बेसिकली डिफाइन करता है रिलेशनशिप जो माइग्रेंट वर्कर्स के और जो उनके लोकल स्पॉन्सर है या कफील है। तो लोकल स्पॉन्सर जो है उनको ऑलमोस्ट वो मतलब कंट्रोल रखते हैं माइग्रेंट वर्कर्स पे, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट पे और इमिग्रेशन स्टेटस पे। तो स्पॉन्सर परमिशन जो है रिक्वायर्ड है कि वो जॉब छोड़े या चेंज करे। एंट्री और एग्जिट जो होस्ट कंट्रीज़ की है। प्राइमरी ये बेसिकली चीप लेबर को डिमांड को मीट करता है, जो कि ह्यूमन राइट अब्यूज़ करती है, एक्सप्लॉयटेशन करती है वर्कर्स का। ठीक है ना, ये कफाला सिस्टम।
लास्ट जो पार्ट है इसका, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या डिलीवरी सिस्टम जो है यहाँ पे बिल आया था, प्रोहिबिट करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बिल 2022 का, जो बैन करता है फंडिंग ऑफ वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन की, और रिसेंटली पास हुआ था। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या डिलीवरी जो उनकी होती है अमेंड करता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या उनकी डिलीवरी सिस्टम 2005 की। 2005 एक्ट प्रोहिबिट करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफर जो बेसिकली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या उनके डिलीवरी पे रहते हैं। रीसेंट अमेंडमेंट जो है एक्सटेंड करते हैं उनके स्कोप, बैन करती है एक्टिविटीज़ जिसमें फाइनेंसिंग होती है ऑलरेडी प्रोहिबिट एरियाज एक्टिविटीज़ की। एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फीस करे, सीज करे, अटैच करे फाइनेंशियल असेट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और लोगों के जो इस एक्टिविटीज़ में इंगेज है। ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई सिंगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन नहीं है WMD की इंटरनेशनल लॉ में, और एक्सप्रेशन जो है यूजुअली अंडरस्टूड होता है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स में। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, एक वेपन मास डिस्ट्रक्शन जो है न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल अदर डिवाइसेस जो बेसिकली इंटेंट है कि वो हार्म नहीं करे कोई भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, उस पर रहता है ये। इसके अलावा यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम, ये गोल इसका ये है कि प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड और रीचिंग लेजिस्लेचर ऑन, प्रोहिबिट करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो जिसका रिलेशन है कि 3 टाइप्स की इसमें होती है, न्यूक्लियर होती है, केमिकल, बायोलॉजिकल। उनकी डिलीवरी सिस्टम जो है रिलेटेड होती है मटेरियल्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पे। पेनल्टी इम्पोज होती है यहाँ पे अगर वो जो प्रोविज़न है वो शुड, जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है शुड नॉट बी लेस देन 5 years। और जो एक्टिविटीज़ या एक्ट जो पास होते हैं वो बेसिकली इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करते हैं बाय UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1540 आउट ऑफ 2004। UNSCR जो है 1540 में हुआ था, इस्टेब्लिश होता है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है जितने भी UN मेंबर स्टेट है, और ये यहाँ पे इन्फोर्स इफेक्टिव मेजर लेते हैं अगेंस्ट द प्रोलिफरेशन ऑफ WMD। उनका जो मीन्स है डिलीवरी रिलेटेड टू मटेरियल्स टू नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ पे ट्रीटी कन्वेंशन की बात करें तो बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन्स की बात करें, कन्वेंशन 1972, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट या प्रोडक्शन किसी भी तरह का बायोलॉजिकल वेपन्स, और ये 1925 में सप्लीमेंट करता है जिनेवा का प्रोटोकॉल को जिसमें प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। तो इंडिया ने रेटिफाई करा है इसको, हाँ 1972 को रेटिफाई करा है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992, मतलब 20 साल बाद आया था ये बायोलॉजिकल के बाद। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस केमिकल वेपन्स को ही प्रोहिबिट करता है, बट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किसका है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेग में, नीदरलैंड। तो ये भी येस है। फिर ट्रीटी जो है NPT की जो 1970 की है, प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन पीसफुल यूज में जो नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी के रहते हैं, और ये बेसिकली स्ट्रेंथन करता है गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, तो इसमें नो है। इंडिया अपोज करता है NPT और आर्ग्यू करता है कि यूनिवर्सल बैन होना चाहिए तभी वो सही रहेगा। तो NPT चलेगा। इसके बाद TPNW जो है 2017 का ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो प्रोहिबिट करता है पार्टिसिपेशन जो किसी भी न्यूक्लियर वेपन की एक्टिविटीज़ है। इसमें बेसिकली एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि आप डेवलप नहीं करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, प्रोड्यूस नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, और ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस स्टेट को कि कंडक्ट करे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़। तो ये सिंपल है, इसका इंडिया ने नो बोला है क्योंकि ये बिलीव करता है ये ट्रीटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, ना कॉन्ट्रीब्यूट करती डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को, या इसमें कोई सेट ऑफ नॉर्म्स भी नहीं है। तो ये 2017 के वाली भी अपोज करती है। फिर है CTBT जो बेसिकली है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, और बेसिकली ये बैन करती है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट को। और यहाँ पे ये CTBT जो है ऑर्गेनाइजेशन ये लोकेटेड है वियना में, जो बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं इस प्रोविज़न को, और ये अभी तक फोर्स में नहीं आया ये, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल है। इंडिया भी इसको अपोज करता है क्योंकि भाई ये यूनिवर्सल नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में, यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल जो है एक्सक्लूड होते हैं, और इंडिया चाहता है कि ये सिलेक्शन जो चीज़ बेकार है सब है, ये होना चाहिए यूनिवर्सल। इसके अलावा यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसको इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट 2020 जाना जाता है, 2002 में जो आया था। ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल को एक्सेस देता है जो कि
पोटेंशियली डिलीवर करते हैं मेंबर्स उसको रेगुलेट करने के लिए कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया रेटिफाइड है। फिर आपका आता है यहाँ पे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, जो वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो बेसिकली मेजर सप्लायर्स कंट्रीज़ के कोऑपरेट करते हैं एफर्ट्स जो प्रिवेंट करते हैं ट्रांसफर ऑफ सर्टन मिलिट्री और ड्यूल यूज जो टेक्नोलॉजी की होती है, और सपोर्ट करती है प्रोहिबिशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। करंटली 4 इसमें रिजीम है। एक तो NSG है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कंट्रोल करता है इसको। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है आपका, जो केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को देखता है। फिर आपका मिसाइल टेस्टिंग कंट्रोल रिजीम है, जो बेसिकली कंडक्ट करता है रॉकेट्स को और एरियल वेपन्स को। और इसके अलावा वसीनर एग्रीमेंट है, जो बेसिकली कन्वेंशनल आर्म्स और ड्यूअल यूज़ और गुड टेक्नोलॉजी को देखता है। और इंडिया मेंबर है 3 आउट ऑफ 4 MECR एक्सेप्ट द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो लास्ट जो पॉइंट है इसका, ट्रीटीज़ और इनिशिएटिव जो इस्टेब्लिश करता है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है एशिया और पैसिफिक में। तो ट्रीटी ऑफ रातोंगा जो है यहाँ पे साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी है 1986 की। फिर बैंकॉक ट्रीटी है साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ट्रीटी 1995 की। सेंट्रल एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है 2006 का। फिर मंगोलिया डिक्लेरेशन है, जो बेसिकली फर्स्ट सिंगल स्टेट है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन का 1992 में, जो लेटर इस्टेब्लिश हुआ था, रिकग्नाइज हुआ था P5 के पास। और ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है और भी स्टेट्स के लिए कि वो फॉलो करें और डिक्लेयर करें अपने आप को SSNWFZ। ठीक है, इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है।